हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू सुपर कोचिंग IAS बाय टेक्स्ट बुक। आई एम सोनप्रिया। दिस इज़ माय टेलीग्राम आईडी सोनप्रिया मैम टेक्स्ट बुक। आप यहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 20th नेशनल कांग्रेस मीटिंग 16 अक्टूबर से शुरू हुई, जो एक हफ्ते तक चलेगी। इसे चाइना के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स अटेंड करते हैं। सो ये मीटिंग काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। माना जा रहा है इस मीटिंग के अंदर शी जिनपिंग, जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट है, उनके थर्ड टर्म को अनाउंस किया जाएगा। तो काफ़ी हिस्टोरिक है। इसी मीटिंग को इनोग्रेट करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि हांगकांग के ऊपर हमारा कंट्रोल पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो गया है एंड ताइवान को चाइना के अंदर मिलाने के लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे उसके लिए हमें चीन की सेना को ताइवान में उतारना ही क्यों ना पड़े। अब यहां पे हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हांगकांग पे किस कंट्रोल की बात शी जिनपिंग कर रहे हैं और इसका ताइवान से क्या रिलेशन है। क्या सच्ची में चाइना ताइवान पे अटैक कर देगा? व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? अमेरिका की पॉलिसीज में ताइवान को लेके क्या चेंज आया है एंड ताइवान खुद को डिफेंड करने के लिए क्या कर रहा है। दोस्तों, हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग को अगर हम देखें तो हांगकांग 1839-1842 के अफीम वॉर से पहले चाइना के क्विंग डायनेस्टी का ही हिस्सा हुआ करता था। पहले अफीम युद्ध के बाद 1842 से ये ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया। ये कंटिन्यूड रहा। 1898 में ब्रिटेन ने क्विंग डायनेस्टी के साथ एक कन्वेंशन कर ली और हांगकांग को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया चाइनीज गवर्नमेंट से। प्रोसेस चलता रहा। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 1984। 1984 के अंदर ब्रिटेन की गवर्नमेंट एंड चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में एक डील हुई। एक जॉइंट डिक्लेरेशन इशू किया गया और इसमें कहा गया कि जैसे ही 99 ईयर्स पूरे होंगे 1997 में ब्रिटेन हांगकांग के ऊपर से अपना जो कब्जा है वो छोड़ देगा। हांगकांग मेनलैंड चाइना के अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा एंड यहाँ पे बदले में चाइना प्रॉमिस कर रहा था 1 कंट्री 2 सिस्टम। अब ये 1 कंट्री 2 सिस्टम क्या है? 1 कंट्री का मतलब सिंपल है कि हांगकांग जो है वो चाइना का हिस्सा है, अब एक अलग पार्ट नहीं है। 2 सिस्टम क्या है? तो आप जानते हैं कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी एस्टेब्लिश हो गई थी 1949 में, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बाद से ही। यहाँ पे डेमोक्रेटिक राइट्स वगैरह पे काफ़ी कर्व थे, एक सोशलिस्ट स्टेट था। बट अगर हम हांगकांग की बात करें तो हांगकांग जो 155 ईयर्स तक ब्रिटेन के अधीन रहा, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सेटअप आ गया था। फाइनेंशियली एंड कल्चरली काफ़ी ये लोग डेवलप हो चुके थे एंड डेमोक्रेटिक सेटअप के होते हुए यहाँ के लोगों के पास कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रूल ऑफ लॉ इत्यादि था, जो कि मेनलैंड चाइना में नहीं था। तो कहा गया कि हांगकांग का ये जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ये 2 सिस्टम के अंदर प्रिजर्व किया जाएगा। दिस वॉज सिंपल, बट चाइना अपनी बात से मुकर गया। 1997 में एक बेसिक लॉ ला करके जब से जॉइंट डिक्लेरेशन को एक लीगल फॉर्म दिया गया, लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि चाइना उनके डेमोक्रेटिक राइट्स को यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, उनके सिस्टम को यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, उनके डेमोक्रेटिक सेटअप को, उनके जुडिशियल सेटअप को रिस्पेक्ट करेगा। बट यहाँ पे देखा गया कि डेमोक्रेसी को एक सिस्टमेटिक तरीके से गला घोट करके ख़त्म किया जा रहा है। तो यहाँ के लोगों ने डिमांड करना शुरू किया, प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि हम चाहते हैं कि जो भी हांगकांग का लीडर होगा वो हांगकांग के लोग खुद चुने। आप क्यों अपने लॉयलिस्ट लोगों को यहाँ पे बिठाना चाहते हैं? हम चाहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा यहाँ के लीडर को चुना जाए, हांगकांग के लीडर को। 2014 में यहाँ पे अम्ब्रेला प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। मूविंग फास्ट फॉरवर्ड टू 2019 के अंदर हांगकांग की गवर्नमेंट एक एक्सट्रेडिशन बिल लेके आई। इस बिल के तहत अगर हांगकांग का कोई भी रेसिडेंट ऐसा कोई क्राइम करता है जो वहां की गवर्नमेंट के नज़र में सीरियस है, तो उसको मेनलैंड चाइना में ट्रायल के लिए एक्सट्रेडिट किया जा सकता है और मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स तक की होगी। मिनिमम कह रही हूँ। सो एक तरीके से लोगों का जो बेसिक राइट्स हैं उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी। लोग सड़क पर उतर आए, आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं। मजबूरी में हांगकांग की गवर्नमेंट को यह बिल वापस लेना पड़ा, बट फिर कोविड के चलते उनको एक बार फिर बहाना मिल गया और जून 2020 के अंदर एक बार फिर से चाइना की गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी लॉ लेके आई और उसके तहत
एक बार फिर से हांगकांग को एक पुलिस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, जहां लोगों के बेसिक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी कंट्रोल के बारे में शी जिनपिंग बात कर रहे थे। आप यहां पे एक हेडलाइन देख सकते हैं, 25 ईयर्स ऑफ हांगकांग, पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर अनसर्टेन, क्योंकि 2022 में 25 साल हो गए हैं जब से हांगकांग मेनलैंड चाइना का हिस्सा बना था बेसिक लॉ के तहत। नहीं पता आगे क्या होगा, बट आगे अब हम डिस्कस करेंगे ताइवान का इशू क्या है, जो शी जिनपिंग अपनी इस मीटिंग में कह रहे हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और अनाउंसमेंट क्या है, आज यानी 18 अक्टूबर को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेके आया है, जो कि आपको टेक्स्ट बुक की ऐप पे देना है। ये टेस्ट 1 घंटे का होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, आपके प्रीलिम्स के पैटर्न पे बेस्ड है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे आपके पास चांस है अप टू 100% स्कॉलरशिप पाने का, एंड जो भी बच्चा इस टेस्ट को देगा उसे गारंटेड 40% स्कॉलरशिप मिलेगी सुपर कोचिंग के कोर्स पे। बहुत सारे लोग इसका ऑलरेडी फ़ायदा उठा चुके हैं, आप भी उठा सकते हैं। एंड दोस्तों, सुपर कोचिंग में हम लोग आपको प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं, फिर वो आपका एनसीईआरटी हो, जीएस हो, ऑप्शनल हो, सीसेट हो, कहीं नहीं जाना आपको। वीडियो कोर्सेज, डेली लाइव क्लासेस के अंदर रिविजन, डाउट्स, मेंस आंसर राइटिंग सेशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, स्टडी नोट्स एंड मॉक टेस्ट, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग यू। हम सब फैकल्टीज लाइव क्लासेस लेते हैं आपकी, एंड फीस वैसे आपकी 36,000 रुपीज़ पर ईयर है, ऑप्शनल का इंक्लूड करके, टेस्ट सीरीज का इंक्लूड करके, बट आज आपके लिए स्पेशल ऑफर है, सो एनरोल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, बात करते हैं ताइवान की। 1895 में फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर से पहले, जिसमें चाइना की क्विंग डायनेस्टी हार गई, ताइवान चाइना का हिस्सा हुआ करता था। 1895 में ताइवान, या जिसको फॉर्मोसा कहा जाता था, इसके ऊपर जापान का कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया, और ये चलता रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसा कि आप जानते हैं, 1945 में ख़त्म हुआ और इसमें जापान हार गया। जापान को फार्मोसा आइलैंड के ऊपर अपना जो कंट्रोल था उसको गिव अप करना पड़ा, और एक बार फिर से चाइना, जो वन ऑफ द विक्टोरियस पावर्स था यूएस और यूके के साथ साथ में, उसका ताइवान के ऊपर कंट्रोल हो गया। प्रॉब्लम कब हुई, जब 1946 के अंदर चाइना में गृह युद्ध या सिविल वॉर छिड़ गया दो पार्टीज के बीच में। एक थी माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी थी चियांग कई शेक की कुमिंतांग पार्टी। एक कम्युनिस्ट सेटअप को फॉलो करती थी, दूसरे डेमोक्रेटिक एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम को। 1949 में जब यह गृह युद्ध खत्म हुआ तो चियांग कई शेक की मिलिट्री फोर्सेस लूज कर चुकी थी और उन्हें भाग करके ताइवान यानी फॉर्मोसा में शरण लेनी पड़ी। एक लंबे समय तक ताइवान क्लेम करता रहा कि लेजिटिमेट चाइना वही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चाइना को ताइवान ही रिप्रेजेंट करता रहा। वेस्टर्न पावर्स जो है वो ताइवान को ही रिकॉग्नाइज करते रहे क्योंकि वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते थे। बट 1970s में सिचुएशन बदलने लगी। सिचुएशन कुछ इस तरीके से बदली कि न केवल यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि जो मेनलैंड चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको सीट दी जाए, न कि रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवानीज गवर्नमेंट को, बल्कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी 1979 में चाइना को रिकॉग्नाइज कर लिया। बट एट द सेम टाइम अमेरिका ने 1979 में ताइवान को प्रॉमिस किया कि वो ताइवान को डिफेंस सपोर्ट करेगा। अगर ताइवान के ऊपर कोई अटैक करता है तो अमेरिका डिफेंस पैक्ट के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर्म्स, एम्यूनेशंस, मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। बट कभी भी अमेरिका ने यह नहीं कहा कि वो मिलिट्रीली खुद इंटरवीन करेगा। बैकअप सपोर्ट की बात कर रहा था। इसे हम कहते थे अमेरिका की स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी ऑन ताइवानीज इशू, नो क्लैरिटी। एक तरफ आप चाइना की वन चाइना पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो कि ताइवान उसी का हिस्सा है, दूसरी तरफ आप ताइवान को कह रहे हो कि अगर आपके ऊपर अटैक होता है तो हम आपको डिफेंस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बट बैकअप से। बट धीरे धीरे अब अमेरिका की पोजीशन में क्लैरिटी नजर आने लगी है रीसेंट डेवलपमेंट्स के बाद। शायद आप जानते होंगे नैन्सी पेलोसी जो यूएस स्पीकर ऑफ स्टेट हैं, ये ताइवानीज विजिट पे आई और उसके बाद माहौल काफ़ी गर्म हो गया।
चाइना के लाख मना करने पे भी जब ये हुआ तो चाइना तिलमिला गया और अब वो तेजी से ताइवान को धमकी दे रहा है। ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को वायलेट किया जा रहा है। चाइनीज शिप्स जो हैं, चाइनीज फोर्सेस जो हैं, वो ताइवानी स्ट्रेट के अंदर लगातार मिलिट्री ड्रिल्स कर रही हैं। आप इनकी फोटोज को देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं कि क्या चाइना सच्ची में ताइवान पे अटैक कर देगा जैसे कि रशिया ने यूक्रेन पे किया है। हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहां पे यूएस और ताइवान का देख लेते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जो बिडेन ने बहुत ही क्लियरली कहा है कि अगर चाइना ताइवान पे मिलिट्री यूज करता है, बाय फोर्स उसको रीयूनिफाई करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका भी ताइवान को मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करेगा। अब सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई है कि जो दो जियोपॉलिटिकल राइवल्स हैं, अमेरिका और चाइना, उनके बीच में बेचारा ताइवान एक गेम बन गया है। चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर शी जिनपिंग की जो धमकी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की इस नेशनल असेंबली में, उसमें कितनी सच्चाई है। क्या सच्ची में चाइना ताइवान पे अटैक कर देगा? मोस्ट प्रोबेबली नहीं। ऐसा क्यों? एक्सपर्ट्स का मानना है चाइना की जो फोर्सेस हैं वो अर्बन वॉरफेयर के लिए ट्रेन नहीं की गई हैं, उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा, ताइवानीज जो कोस्टल रीजन है वो इन्वेजन के लिए सही नहीं है। यहाँ पे कुछ 14 बीचेस हैं और इन 14 बीचेस के ऊपर आर्म्स एंड एम्यूनेशन, मिसाइल्स, आर्टिलरी गन्स, सब कुछ भारी मात्रा में मौजूद हैं। बात करते हैं कुछ इकोनॉमिक रीजंस की जिसके वजह से चाइना ताइवान पे अटैक नहीं करेगा। पहला, चाइना और अमेरिका दोनों के लिए ताइवानीज इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताइवान जहां पे अमेरिका का 9th लार्जेस्ट पार्टनर है, वहीं पे चाइना की इकोनॉमी भी ताइवान से काफ़ी इंटीग्रेटेड है। चाइना काफ़ी कुछ चिप्स से लेकर के फूड्स ताइवान से इंपोर्ट करता है। सो अगर ताइवान पे अटैक होता है, वहां की इकोनॉमी क्रिपल होती है, तो उसका इंपैक्ट चाइना पे भी पड़ेगा, दुनिया के साथ साथ में। ताइवान सेमीकंडक्टर चिप बनाने का हब है। ताइवान इज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दुनिया भर के मार्केट के अंदर 55% मार्केट शेयर रखती है। अगर ताइवान पे अटैक होता है तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है वो क्रिपल हो जाएगी एंड इसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जो चाइना शायद सहन ना कर पाए क्योंकि उसे ग्लोबल आइसोलेशन फील करना पड़ेगा। वहीं पे अमेरिका और चाइना के रिलेशंस जो ऑलरेडी बहुत ख़राब हैं और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे और चाइना की जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है वो ये सहन नहीं कर पाएगी। सो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो चांसेस है कि चाइना ताइवान पे अटैक नहीं करेगा। बट एट द सेम टाइम उसकी पॉलिटिकल इमेज जो है कि ताइवान को लेके रहना है वो कहीं ना कहीं सफ़र तो कर रही है। तो मे बी इन फ्यूचर चाइना विल ट्राई दिस, बट चाइनीज इकोनॉमी भी काफ़ी ख़राब हालत में है। आप जानते हैं उनकी जीरो कोविड स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए, प्लस वहाँ का जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी हालत कितनी ख़राब है। चाइना का जो जीडीपी नंबर है वो कॉन्स्टेंटली गिरता जा रहा है। तो चाइना के पास वो हालात नहीं है कि वो ताइवान पे अटैक करे। और साथ ही में यूक्रेन को तो वो देख ही चुका है। यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया के खिलाफ डिफेंस पुटअप किया है वैसा ही ताइवान पुटअप कर सकता है चाइना के अगेंस्ट। सो रशिया यूक्रेन वॉर चाइना के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अब देखते हैं ताइवान आखिर क्या कर रहा है। तो ताइवान अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर स्टेप ले रहा है ताकि वो शी जिनपिंग और चाइना के डेविल प्लान से खुद को बचा पाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जब शी जिनपिंग ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम ताइवान को बाय फोर्स भी एक्वायर करेंगे, तो ताइवान ने क्या रिएक्शन दिया। ताइवान रिएक्ट्स टू शीज स्पीच, सेज इट विल नॉट बैक डाउन ऑन इट्स सॉवरेंटी। ताइवानीज फोर्सेस अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ा रही हैं, अच्छे अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स को वो लोग खरीद रहे हैं। साथ ही में सॉफ्ट डिप्लोमेसी के थ्रू ताइवान इंडिया एंड बाकी लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, हमें सपोर्ट कीजिए एंड एग्रेसिव एंड एक्सपेंशनिस्ट चाइना को कंट्रोल करने में हेल्प कीजिए। मज़े की बात यह है कि इंडिया ताइवानीज कार्ड को यूज़ कर सकता है चाइना को कंट्रोल करने के लिए।
होप आपको पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। हांगकांग का इशू क्या है, ताइवान का इशू क्या है, अमेरिका की पोजीशन क्या है, क्या ताइवान पे सच्ची में अटैक होगा या नहीं। अगर लेक्चर पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल टू सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।